नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं में इस वर्ष से NCERT की पाठ्य पुस्तकें प्रारंभ हो गई हैं। यह पाठ्य पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों के लिए एकदम नई हैं और उनके साथ साथ शिक्षकों के लिए भी यह पाठ्यक्रम एकदम नया है। अधिकतर विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए हैं कि उनको NCERT के सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाएं। तो आज के वीडियो में कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके पाठ्यपुस्तक से जो सॉल्यूशन है वह तो बताएंगे ही, इसके अलावा हम आपके लिए इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो आपके लिए परीक्षा में आएंगे, क्योंकि जो प्रश्न पहले CBSE में आते थे वही प्रश्न अब MP बोर्ड में भी आएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर सामने रख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही तैयार किया गया है। इस अध्याय के सॉल्यूशन तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। याद रखने की जो बातें हैं वह सबसे पहली बात है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा बहुत ही सरल है और आप सभी को याद भी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को भी बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको याद रखना है। अब हम इस अध्याय के प्रश्नावली पर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके किस तरह के उत्तर हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ जरूरी सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। का, खा, गा, घा ये 4 देश हैं। देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। चूँकि हमने पाठ्यपुस्तक को पढ़ लिया है, इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया है, इसमें साफ लिखा है कि लोकतंत्र में किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्म के लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार रहेगा। तो इसमें पहले बिंदु पर हम अलोकतांत्रिक लिखेंगे। दूसरा है खा, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है।
चूँकि वहाँ पर लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र पक्का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 वर्षों से एक ही पार्टी अगर जीतती आ रही है तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम पक्का नहीं लिख सकते हैं। अगला है, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात वहाँ पर लोकतंत्र मजबूत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। देशगा, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। जब चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं होंगे, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा, तो उस देश को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलोकतांत्रिक। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर आ गया है। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। का, खा, गा, घा 4 वाक्य मिलेंगे। इनमें पहला है, देश चा संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। अब चूंकि हमने पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है, संसद जो कि जनता द्वारा चुनी हुई सर्वोच्च सत्ता होती है और कानून बनाने का कार्य करती है, अगर उसको सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अलोकतांत्रिक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए लोगों के पास होना चाहिए, ना कि किसी सेना के पास। अगला कथन है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। चूँकि लोकतंत्र में न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाता है और किसी भी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को यह अधिकार नहीं होता है कि वह न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, अर्थात यह वाक्य या सूचना जो हमें यहाँ पर लिखी हुई है इसके सामने हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। अगला देश है जा। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। चूँकि लोकतांत्रिक देश हमेशा सर्वशक्तिमान होता है और वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से सर्वोच्च सत्ता उसके अंदर निहित होती है। अगर कोई देश ऐसा करता है तो वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अलोकतांत्रिक लिखेंगे। देश झा। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो हम इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि देश के जो सर्वोच्च फैसले लेने का अधिकार है वह देश की जनता द्वारा चुने हुए शासकों के पास होता है, तभी वहाँ पर लोकतंत्र है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अलोकतांत्रिक। प्रश्न क्रमांक 3 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? हम यहाँ पर चारों ही तर्कों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। तो बिल्कुल यह तो लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि सभी लोग स्वतंत्र होंगे और समान होंगे। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। यह भी लोकतंत्र की विशेषता है और यह लोकतंत्र के पक्ष में है। तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। चूँकि सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, यह भी सत्य है। अगला है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। इस बारे में हम यह कहेंगे कि जो देश लोकतांत्रिक नहीं है, क्या वहाँ पर समृद्धि नहीं होती है? या जो देश लोकतांत्रिक हैं, क्या वहाँ पर ज़्यादा समृद्धि है? तो इसका संबंध समृद्धि से बिल्कुल भी नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जैसे चीन है, सऊदी अरब है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ संसाधन इस तरह के हैं कि वो समृद्ध हैं।
इसके विपरीत आप श्रीलंका को देखें, भारत को देखें, जहाँ पर लोकतंत्र है लेकिन समृद्धि नहीं है। तो हम यहाँ पर जो हमारा कथन घ है इसको चिन्हित करेंगे और यह लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इसका कारण भी हमने आपको बता दिया कि देश का समृद्धि होना, देश का विकास होना वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, ना कि किसी देश के रूप पर, बल्कि देश की नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर यह ज़्यादा निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। कथन 1 या का, एक मंत्री ने कहा संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा नियमों की पुष्टि हो सके। तो एक मंत्री ने कहा संसद को कुछ नियम पास करने होंगे, यह तो संसद का कार्य है। तो यहाँ पर इतना वाक्य जो है वह लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर हम बात करें लाइन की कि जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, तो यह वाक्य यहाँ पर अलोकतांत्रिक। दूसरा है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। तो यह कथन पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, चूँकि चुनाव आयोग को अगर लगता है कि वहाँ पर मतदान में गड़बड़ी की गई है तो वह वहाँ पर दोबारा मतदान करा सकता है। यह वाक्य हो गया लोकतांत्रिक। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, जहाँ बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई, यह वाक्य हो गया अलोकतांत्रिक। अगला है गा, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुँचा है। यह बात पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 10% महिलाएं ही संसद में पहुंची हैं तो यह बात अलोकतांत्रिक है। और इसका दूसरा हिस्सा, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। तो इस बात को आप लिख सकते हैं लोकतांत्रिक। प्रश्न क्रमांक 5 है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। यह बात लोकतंत्र में होती है, यह सही है। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, यह बात भी सही है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, इस कारण से सरकारें डरकर काम करती हैं और जनता के हित का ध्यान रखती हैं, यह बात भी सही है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, यह जो है घ नंबर का, यह सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तरीका 1, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, यह भी एक लोकतांत्रिक कार्य है। तीसरा है, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, यह बात भी सही है और लोकतंत्र का यह तरीका है। अगला है, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, चूँकि यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और यह एक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कार्य है, तो इसको हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर सही आंसर इसका रहेगा वह है घ नंबर का। प्रश्न क्रमांक 7 है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। इनमें पहला है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार होती है और सेना का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए सेना को देश का शासन देना ठीक नहीं होगा। सेना देश की सुरक्षा का अभिन्न अंग हो सकती है, लेकिन यह जनता द्वारा चुनी हुई नहीं होती। खा दिया है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज्य। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या
कम क्यों ना हो। दूसरा तर्क भी सही नहीं है क्योंकि सभी लोग कुछ हद तक बुद्धिमान होते हैं। तीसरा है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। यह तर्क भी गलत है क्योंकि धर्म को राजनीति में लाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि धर्म गुरुओं का चयन हम नहीं करते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए शासक को ही कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। कथन का, बेटी से बाप बोलता है, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। यह कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि हर वयस्क नागरिक को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। कोई माता पिता अपनी बेटी से यह हक नहीं छीन सकता। दूसरे कथन में छात्र से शिक्षक कहता है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। यह कथन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नहीं है। एक छात्र को सवाल पूछने का अधिकार है, अगर उसका यह अधिकार अस्वीकार कर दिया गया तो यह एक अलोकतांत्रिक कार्य कहलाएगा। तीसरा कथन अधिकारियों से कर्मचारी ने कहा, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि हमारे देश में कानून का एक नियम है कि काम के कुछ घंटे तय होते हैं और अधिकारी या कर्मचारी अपने काम के घंटे निश्चित करने के लिए सरकार से मांग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताएं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह लोकतंत्र है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है और नियमित रूप से या नियमित समय पर चुनाव हो रहे हैं तो वह वहाँ पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। दूसरा है, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है। ऋण के साथ एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कटौती करेगी। एक लोकतांत्रिक देश अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च करने की स्थिति लोगों के कल्याण के विरुद्ध है। कथन गा है, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर भाषा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा सभी भाषाओं में उपलब्ध है क्योंकि यह मूलभूत अधिकार है। अधिकांश लोगों की भाषा आधिकारिक हो सकती है। कथन घ, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। यह अलोकतांत्रिक व्यवहार है। देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। यह एक अलोकतांत्रिक प्रकृति है क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया की आज़ादी होती है। रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं तब भी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। अब हम आपके लिए इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं वह भी बताएंगे जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य लिखिए। ये 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आ सकता है चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना या कोई अन्य कार्य भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। उसका नाम आप हिटलर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप म्यांमार लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। उत्तर,
ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। का आसिफ जरदारी, खा नवाज शरीफ, गा परवेज मुशर्रफ, घा शौकत अजीज। यहाँ पर सही उत्तर है गा परवेज मुशर्रफ। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे और ये एक एक नंबर के प्रश्न आपको जरूर याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? का प्रधानमंत्री, खा जनता, गा न्यायालय, घा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर उत्तर है घा जनता। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किस में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? का मैक्सिको, खा नेपाल, गा पाकिस्तान, घा चिली। तो यहाँ पर सही उत्तर है का मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है? 4 विकल्प हैं। का गरीब, खा अल्पसंख्यक, गा आदिवासी, घा महिलाएं। तो इसमें सही उत्तर है घा महिलाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है? 4 विकल्प हैं। नंबर का स्वतंत्र न्यायपालिका, खा समानता का अधिकार, गा प्रजातंत्र, घा ऊपर के सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऊपर के सभी। अब यहाँ पर जोड़ी मिलाने के लिए आपको दी गई हैं। पहले कॉलम में फिजी, नेपाल, चीन, चिले, सीरिया, इन 5 देशों के नाम हैं और यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला दिया है, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। दूसरा, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। तीसरा, मूल निवासियों को वोट का मूल्य अधिक। चौथा, बाथ पार्टी। और 5वां है राष्ट्रीय जनसंसद। अब हम यहाँ पर टेबल का सही मिलान करेंगे और ये देखेंगे कि किस देश की कौन सी विशेषता है। तो उत्तर है फिजी, जहाँ पर मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक है। नेपाल, जहाँ पर राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। चीन, जहाँ पर राष्ट्रीय जनसंसद है। चिले, सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई। सीरिया, बाथ पार्टी। अब हम आपके लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबरों के कुछ प्रश्न बताएंगे जिनके उत्तर आपको प्रश्न के नंबरों के हिसाब से लिखना है। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, 1, क्या नेपाल 2005 तक लोकतांत्रिक देश था? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है नहीं। आपको लिखना है पूरा। कैसे लिखेंगे? नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। क्यों नहीं था? उसके पीछे तर्क हैं। नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। दूसरा तर्क है, नेपाल का राजा राजघराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था। अगला प्रश्न है, क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। इसका उत्तर भी हम लिखेंगे नहीं। आपको लिखना है यहाँ पर पूरा। क्या लिखेंगे? म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्यों नहीं है? म्यांमार में सैनिक शासन है। दूसरा, शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। तीसरा, जो कोई सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। इसका उत्तर भी हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सऊदी अरब के शाही लोगों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता। राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको यह अधिकार मिलता है। दूसरी बात, वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। तो इसका उत्तर भी हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चीन में चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी अवश्य लेनी पड़ती है। दूसरी बात, केवल कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह हम पढ़ चुके हैं पूरे विस्तार से। आप वहां पर उसको पढ़ लें और यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ पॉइंट आपको नोट कराए हैं। पहला पॉइंट है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। दूसरा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला।
लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। चौथी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। पांचवी विशेषता है शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक वोट एक समान मूल्य का होना चाहिए। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं जो हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नंबर दूसरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ने की व्यवस्था होती है। तीसरी विशेषता है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा होती है। चौथी विशेषता है व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूरी आज़ादी होती है। नंबर पाँचवी विशेषता है प्रेस को यानी कि मीडिया को पूरी आज़ादी होती है। अगला प्रश्न है गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण वह इस प्रकार हैं। लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। शासनकर्ता सर्वेसर्वा होते हैं। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता। मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है। प्रेस को पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। ये प्रश्न आपका 3, 4 या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला तर्क है शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। दूसरा, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। तीसरा, नागरिकों का सम्मान। चौथा, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध। पांचवा, गलतियों के सुधार के अवसर। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ जो 5 तर्क दिए जाते हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, अस्थिरता। नंबर 2, फैसलों में देरी। नंबर 3, भ्रष्टाचार की संभावना। नंबर 4, चुनावी प्रक्रिया महंगी। नंबर 5, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में विस्तार से लिखना होंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।